अर्थव्यवस्था क्लास 44। पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राथमिक बाजार और नंबर 2 है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहां आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करता है। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहां आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करता है। अब देखते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ क्या है? कंपनी बाजार से पूंजी जुटाने के लिए जब पहली बार अपने शेयर जारी करता है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। कंपनी बाजार से पूंजी जुटाने के लिए जब पहली बार अपने शेयर जारी करता है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। द्वितीयक बाजार में स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। नंबर 1 एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका सूचकांक निफ्टी होता है जो 50 कंपनी के स्टॉक या शेयर से मिलकर बनता है। और नंबर 2 है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका सूचकांक सेंसेक्स होता है जो 30 कंपनियों के स्टॉक या शेयर से मिलकर बनता है। द्वितीयक बाजार में प्राथमिक बाजार में बेचे गए शेयर का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पुनः क्रय विक्रय किया जाता है। द्वितीयक बाजार में प्राथमिक बाजार में बेचे गए शेयर का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पुनः क्रय विक्रय किया जाता है। अब हम देखते हैं मुद्रा बाजार की प्रतिभूति जो कि पीटी 2020 में पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले है रेपो प्रतिभूति। रेपो प्रतिभूति बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह अल्पकालिक प्रतिभूति होती है। इस प्रतिभूति के माध्यम से बैंक आरबीआई से अल्पकालिक उधार लेता है। आरबीआई इस प्रतिभूति पर रेपो दर से बट्टा करता है। दूसरा है रिवर्स रेपो प्रतिभूति। यह प्रतिभूति आरबीआई बैंकों को जारी करता है। यह अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक से उधार लेता है। तीसरा है कोष पत्र। यह अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार आरबीआई से अल्पकालिक उधार लेती है। कोष पत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 91 दिन का, नंबर 2 182 दिन का और नंबर 3 है 364 दिन का। कोष पत्र बट्टे पर जारी होता है इसलिए इसे शून्य कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्याज या कूपन नहीं होता यानी ये कूपन रहित होता है। चौथा है वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कमर्शियल पेपर सीपी। कंपनी जो है कंपनी की पूंजी दो प्रकार से है। एक है कार्यशील पूंजी और दूसरा है संपत्ति निर्माण के लिए पूंजी। तो कंपनी कार्यशील पूंजी के लिए कच्चा माल यानी कार्यशील पूंजी में आ जाएगा कच्चा माल और वेतन के लिए। तो कंपनी कार्यशील पूंजी यानी दैनिक कार्यों में उपयोग के लिए अल्पकालिक उधार लेती है और संपत्ति निर्माण के लिए पूंजी यानी संपत्ति निर्माण के लिए पूंजी जो कि मशीन क्रय भूमि क्रय के रूप में होता है इसके लिए दीर्घकालिक उधार लेती है। तो कंपनी जब कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालिक जो उधार लेती है ये बैंक द्वारा उधार देता है। तो बैंक का उधार दो प्रकार से होता है, एक सुरक्षित एक असुरक्षित। सुरक्षित में होता है कि बैंक संपत्ति गिरवी रखवा लेता है और ये दीर्घकालिक उधार होता है सुरक्षित वाला। और असुरक्षित जो होता है ये बिना गिरवी रखे दिया जाता है बैंक द्वारा, ये अल्पकालिक होता है। तो कार्यशील पूंजी कंपनी जो है कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए जब अल्पकालिक उधार
लेती है प्रतिभूति गिरवी रख के, तो जो प्रतिभूति गिरवी रखती है उसे ही वाणिज्यिक प्रपत्र कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। यह अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जिसके माध्यम से कंपनी अपने कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए बैंक से अल्पकालिक उधार लेती है। बैंक वाणिज्यिक प्रपत्र के द्वारा असुरक्षित उधार देता है, अतः इसमें जोखिम अधिक होने के कारण बैंक केवल उन्हीं कंपनी को उधार देती है जिनकी बाजार में साख क्षमता उच्च होती है। नंबर 5वां है कॉल मनी और नोटिस मनी। यहाँ बैंक किसी अन्य बैंक से उधार लेते हैं। कॉल मनी सबसे अल्पकालिक बाजार होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए उधार लिया जाता है, जबकि नोटिस मनी में एक दिन से अधिक और अधिकतम 14 दिन के लिए उधार लिया जाता है। छठा है जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD। जमा प्रमाण पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जिसे बैंक द्वारा बाजार में अल्पकालिक पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। यह बट्टे पर जारी किया जाता है। जमा प्रमाण पत्र बैंकों के सावधि जमा की तरह होता है। बैंक के सावधि जमा की 4 प्रमुख विशेषता होती है। नंबर 1 है पूर्व निश्चित निवेश, नंबर 2 है पूर्व निश्चित अवधि, नंबर 3 है पूर्व निश्चित ब्याज और नंबर 4 है पूर्व निश्चित परिपक्वता मूल्य। जैसे उदाहरण है, माना FD में निवेश 1 लाख रुपए, अवधि 1 वर्ष, ब्याज 8%, परिपक्वता मूल्य कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपये। उपर्युक्त सभी विशेषता जमा प्रमाण पत्र का भी होता है। तो अब हम देखते हैं जमा प्रमाण पत्र और सावधि जमा में अंतर। नंबर 1 है सावधि जमा। देखिए जमा प्रमाण पत्र और सावधि जमा में अंतर। तो नंबर 1 है जमा प्रमाण पत्र हस्तांतरित योग्य होता है जबकि सावधि जमा हस्तांतरित योग्य नहीं होता। नंबर 2 है जमा प्रमाण पत्र केवल अल्पकालिक होता है जबकि सावधि जमा अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकता है। तीसरा पॉइंट है जमा प्रमाण पत्र बट्टे पर जारी होता है जबकि सावधि जमा में निश्चित ब्याज दर निहित होता है। वाणिज्यिक प्रपत्र यानी CP की तुलना में CD यानी जमा प्रमाण पत्र वाणिज्यिक प्रपत्र की तुलना में जमा प्रमाण पत्र अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि वाणिज्यिक प्रपत्र कंपनी जारी करता है जबकि जमा प्रमाण पत्र बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 7 है वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल। वाणिज्यिक बिल के माध्यम से व्यापारी अन्य व्यापारी से बाजार में कच्चा माल उधार में क्रय करता है। सामान्यतः यह उधार लगभग 45 दिन का दिया जाता है। अब हम देखते हैं फैक्टरिंग, जो कि PT 2024 में पूछा जा सकता है। फैक्टरिंग क्या है? तो फैक्टरिंग का अर्थ है बट्टे पर उधार देना। फैक्टरिंग का अर्थ है बट्टे पर उधार देना। फैक्टरिंग वह प्रक्रिया होती है जहां बैंक या NBFC फैक्टरिंग वह प्रक्रिया होती है जहां बैंक या NBFC व्यापारिक बिल्स पर यानी व्यापारिक मूल्य पर बट्टा करके व्यापारी को उधार देकर उसे पूंजी उपलब्ध कराते हैं। फैक्टरिंग वह प्रक्रिया होती है जहां बैंक या NBFC व्यापारिक मूल्य पर बट्टा करके व्यापारी को उधार देकर उसे पूंजी उपलब्ध कराते हैं। जैसे एक व्यापारी A है,
तो बी व्यापारी उससे वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से उधार लेता है कच्चा माल उधार में लेने के लिए 45 दिन का। तो बैंक या एनबीएफसी व्यापारिक बिल्स के माध्यम से अगर वो बैंक या एनबीएफसी में वो 1000 रुपये जमा कर दिया तो 900 रुपये। देखिए उपर्युक्त उदाहरण में ए व्यापारी वाणिज्यिक बिल के द्वारा बी व्यापारी से 1000 रुपये का कच्चा माल 45 दिन की उधारी में लेता है। बी व्यापारी अपने व्यापार चक्र को चलाने के लिए वाणिज्यिक मूल्य के द्वारा बैंक या एनबीएफसी से उधार लेता है। यहाँ एनबीएफसी तृतीय पक्ष के रूप में व्यापारिक मूल्य के माध्यम से बट्टे पर बी व्यापारी को उधार देता है। 45 दिन बाद ए व्यापारी बिल के अंकित मूल्य का भुगतान बैंक या एनबीएफसी को करता है। अब हम देखते हैं बैंक, एक नया चैप्टर। बैंक मुद्रा बाजार में शामिल होता है। बैंक मुद्रा बाजार में शामिल होता है जिसके माध्यम से पूंजी का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है। बैंक मुद्रा बाजार में शामिल होता है जिसके माध्यम से पूंजी का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है। जमाधारक जिनके पास आधिक्य है वो बैंक में जमा करते हैं, बैंक से उधार लेता है ऋणी, तो ऋणी के पास कमी है तो मतलब जमाधारक से ऋणी के पास जाता है। तो यही है बैंक। बैंक के दो प्रमुख कार्य होते हैं। बैंक के कार्य को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, एक है प्राथमिक कार्य और दूसरा है गौण कार्य। प्राथमिक कार्य में है बैंक का जमा स्वीकार करना जो कि उसकी देयता होती है, और है अग्रिम या उधार देना जो कि उसकी परिसंपत्ति होती है। बैंक के गौण कार्य में है नंबर 1 लॉकर की सुविधा देना, नंबर 2 चेक या ड्राफ्ट जारी करना, नंबर 3 गोल्ड पर उधार देना, नंबर 4 बैंक ग्राहकों की सहमति से बाजार में शेयर और बॉन्ड का क्रय विक्रय करता है। बैंक ग्राहकों की सहमति से बाजार में शेयर और बॉन्ड का क्रय विक्रय करता है। नंबर 5 है बैंक वसीयत का निष्पादन करता है। इस प्रकार बैंक न्यासी की भूमिका को निभाता है। छठा है बैंक तृतीय पक्ष उत्पाद को विक्रय करके कमीशन या लाभ कमाता है, जैसे डीमेट खाता, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा इत्यादि। बैंक तृतीय पक्ष उत्पाद को विक्रय करके कमीशन या लाभ कमाता है, जैसे डीमेट खाता, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा इत्यादि। भारत में बैंकों का इतिहास जो कि पीटी 2013 और 2018 में पूछा गया है। भारत में सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना यूरोपियन कंपनी द्वारा की गई थी जिसका नाम अलेक्जेंडर एंड कंपनी था। भारत में सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना यूरोपियन कंपनी द्वारा की गई थी जिसका नाम अलेक्जेंडर एंड कंपनी था। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वर्ष 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। भारत में पहला भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में किया गया। वर्ष 2020 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय वर्ष 2020 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय
पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक वह बैंक होता है जहां सरकार का स्वामित्व 51% या उससे अधिक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक वह बैंक होता है जहां सरकार का स्वामित्व 51% या उससे अधिक होता है। देश का सबसे बड़ा बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है। दूसरे पर पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे पर बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथे पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। पहले पर सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पहला एसबीआई, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1881 में अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा सीमित देयता पर आधारित अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। 1881 में अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा सीमित देयता पर आधारित अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक। 1806 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1806 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1806 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1921 में उपर्युक्त तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1921 में उपर्युक्त तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। स्थापना से लेकर 1955 तक एसबीआई का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास था। अतः 1956 में सरकार द्वारा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक थे। कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर और जयपुर और त्रावणकोर। तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। 1 अप्रैल 2017 को सभी 5 सहयोगी बैंक का विलय 1 अप्रैल 2017 को सभी पाँच सहयोगी बैंक का विलय एसबीआई में किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करना था, जो कि पीटी 2018 में पूछा गया है। भारतीय महिला बैंक का विलय भी एसबीआई में किया गया। भारतीय महिला बैंक का विलय भी एसबीआई में किया गया। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुआ था। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापित पूंजी थी 1000 करोड़ रुपए एसबीआई से। इसकी स्थापित पूंजी 1000 करोड़ रुपए एसबीआई से था और इसकी चेयरमैन थी उषा आनंद थी। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 44 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था
क्लास 45 भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज़ादी के बाद भारत में अधिकांश बैंक निजी क्षेत्रों के स्वामित्व में थे। इस प्रकार ये निजी बैंक केवल लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य करते थे। अधिकांश बैंक केवल शहरी क्षेत्र में ही स्थित थे, क्योंकि उद्योग शहरों में होते थे, जिन्हें ये आसानी से वित्त उपलब्ध कराते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं स्थापित होते थे, जिससे कृषि क्षेत्र में वित्त का अभाव था। कृषि वित्त के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, नंबर 1 संस्थागत स्रोत और नंबर 2 गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में बैंक शामिल होते हैं, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, महाजन, जमींदार इत्यादि शामिल होते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में किसान वित्त के लिए गैर संस्थागत आज़ादी के बाद से भारत में किसान वित्त के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर ही अधिक निर्भर रहे हैं। संस्थागत स्रोतों में कम निर्भर होने का कारण नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का उपलब्ध न होना, नंबर 2 बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया जटिल, नंबर 3 बैंक द्वारा उधार लेने पर जटिल कानूनी प्रक्रिया, नंबर 4 बैंक बिना संपत्ति गिरवी रखे आसानी से उधार नहीं देते। अतः किसानों की अधिकांश निर्भरता गैर संस्थागत स्रोतों पर ही रही है। किंतु गैर संस्थागत स्रोतों में अनेक दोष हैं, जैसे नंबर 1 उच्च ब्याज दर, नंबर 2 उधार की जबरन वसूली और नंबर 3 है धोखाधड़ी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2/3 जनसंख्या भारत में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 1966 के बाद सरकार द्वारा देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके लिए संकर बीज, उर्वरक और सिंचाई के साधन आवश्यक थे। अतः कृषि क्षेत्र में आसानी से कृषि वित्त उपलब्ध कराने के लिए तथा बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया। 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां 50 करोड़ NDTL या उससे अधिक के आधार पर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1994 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1994 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक PNB पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। अप्रैल 1980 में छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 करोड़ NDTL के आधार पर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में किया गया। वर्ष 2019-20 में कई राष्ट्रीयकृत बैंक का आपस में विलय किया गया, जैसे नंबर 1 देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में किया गया। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में किया गया। दूसरा पॉइंट है इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। तीसरा पॉइंट है सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया।
चौथा पॉइंट है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। और पांचवा है आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में किया गया। तो नंबर 1 है देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में किया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में किया गया। उपर्युक्त विलय के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 है। 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक एसबीआई। एसबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1956 में ही कर दिया गया था तथा एसबीआई राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से बाहर था। इस प्रकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो सकते हैं, किंतु सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हो सकते। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सूची। नंबर 1 बैंक ऑफ बड़ौदा। नंबर 2 बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 3 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नंबर 4 केनरा बैंक। नंबर 5 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 6 इंडियन बैंक। नंबर 7 इंडियन ओवरसीज बैंक। नंबर 8 पंजाब नेशनल बैंक। नंबर 9 पंजाब एंड सिंध बैंक। नंबर 10 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 11 यूसीओ बैंक और नंबर 12 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सूची यानी वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अभिप्राय है जब सरकार द्वारा कानून बनाकर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण को अपने हाथों में ले लेती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अभिप्राय है जब सरकार द्वारा कानून बनाकर बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण को अपने हाथों में ले लेती है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। नंबर 1 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नंबर 2 कृषि क्षेत्र में सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। और नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर जोर देना। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नंबर 2 कृषि क्षेत्र में सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। और नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर जोर देना। अब हम देखते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वाला ये पूछा गया है कि कब किसका राष्ट्रीयकरण किया गया। पेटी 2009 में और 2010 में पूछा गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और बीमा का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। अब हम देखते हैं लीड बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम, जो कि पीटी 2019-2012 में पूछा जा चुका है। लीड बैंक योजना, इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में शुरू किया गया।
इसे नारीमन समिति के सिफारिश पर शुरू किया गया। इस योजना के तहत किसी भी बैंक को किसी जिले का अग्रणी बैंक या लीड बैंक घोषित किया जाता है, जिससे प्रत्येक बैंक जिले में सघन बैंक विकास को बढ़ावा देता है। जिससे प्रत्येक बैंक जिले में सघन बैंक विकास को बढ़ावा देता है, अर्थात उस जिले के हर गांव में बैंकों की शाखा को स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार लीड बैंक योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जो जिले में बैंकों को स्थापित करके सेवा क्षेत्र उपागम को बढ़ावा देता है। इस प्रकार लीड बैंक योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जो जिले में बैंकों को स्थापित करके सेवा क्षेत्र उपागम को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं बैंकों का वर्गीकरण। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार बैंकों को दो भागों में बांटा जाता है, एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। अनुसूचित बैंक दो प्रकार से होते हैं, वाणिज्यिक बैंक और गैर वाणिज्यिक बैंक। गैर वाणिज्यिक बैंक को सहकारी बैंक भी कहते हैं। इसमें दो बैंक आते हैं सहकारी बैंक में, एक ग्रामीण सहकारी बैंक और दूसरा शहरी सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसमें राष्ट्रीयकृत और एसबीआई दोनों आ जाते हैं, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी और विभेदित बैंक जिसके अंतर्गत भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक आते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विभेदित बैंक आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में राष्ट्रीयकृत और एसबीआई, विभेदित बैंक के अंतर्गत भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक आते हैं। अब हम देखते हैं विभेदित बैंक यानी डिफरेंशिएटेड बैंक। वे बैंक जिसे किसी विशेष प्रयोजन से स्थापित किया जाता है, उसे विभेदित बैंक कहा जाता है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया। विभेदित बैंक क्या है? वे बैंक जिसे किसी विशेष प्रयोजन से स्थापित किया जाता है, उसे विभेदित बैंक कहा जाता है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया, जिन्होंने देश में विभेदित बैंक की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। आरबीआई द्वारा वर्ष 2014 में विभेदित बैंक के तहत दो नए प्रकार के बैंक शुरू किए गए, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक। अब हम देखते हैं भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक, जो कि पीटी 2015 में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें पहला पॉइंट है भुगतान बैंक में, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भुगतान बैंक को शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट है भुगतान बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम 500 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है भुगतान बैंक का प्रवर्तक कम से कम 40% स्वामित्व अपने पास रखता है। अगले 5 वर्ष तक वह इसे बनाए रखेगा। चौथा पॉइंट है भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार कर सकता है, यह उधार नहीं दे सकता है। पांचवा पॉइंट है भुगतान बैंक
केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। छठा पॉइंट है, भुगतान बैंक के लाइसेंस के लिए निम्न शर्तें हैं। भुगतान बैंक के लाइसेंस के लिए निम्न शर्तें हैं। ए पॉइंट है इसमें, वह अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक या कंपनी हो। बी पॉइंट है, यदि व्यक्ति है तो उसे 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव हो। यदि व्यक्ति है तो उसे 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव हो। सी पॉइंट है, यदि कंपनी है तो दूर संचार नेटवर्क कंपनी और सुपर बाजार श्रृंखला का स्वामी हो। यदि कंपनी है तो दूर संचार नेटवर्क कंपनी और सुपर बाजार श्रृंखला का स्वामी हो। अब छठा पॉइंट है, यह बैंक अधिकतम 2 लाख रुपए जमा स्वीकार कर सकता है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए था। आठवां पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य में पहला पॉइंट है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और दूसरा पॉइंट है प्रवासी मजदूरों को धन प्रेषण करने में मदद करना। नौवां पॉइंट है भुगतान बैंक अपने जमाधारकों को जमा पर ब्याज देता है, इसलिए भुगतान बैंक अपने जमा का 75% भाग सरकारी प्रतिभूति में निवेश करता है, जहां उसे ब्याज प्राप्त होता है। शेष 25% अन्य बैंकों में जमा के रूप में रखता है। साथ ही बीमा, म्यूचुअल फंड इत्यादि को विक्रय कर कमीशन कमाता है। 10वां पॉइंट है भुगतान बैंक एनआरआई की जमाएं स्वीकार नहीं करता। 11वां पॉइंट है भुगतान बैंक सीआरआर और एसएलआर रिजर्व को रखता है। 12वां पॉइंट है भारत का पहला भुगतान बैंक जनवरी 2017। भारत का पहला भुगतान बैंक जनवरी 2017 एयरटेल भुगतान बैंक के रूप में स्थापित हुआ। एयरटेल भुगतान बैंक के रूप में स्थापित हुआ, जबकि 2018 में सरकार द्वारा देश के सभी डाकघरों में देश के सभी डाकघरों को भुगतान बैंक में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे भारतीय डाक भुगतान बैंक कहा जाता है। इसका 100% स्वामित्व सरकार के पास है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 45 यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 46 लघु वित्त बैंक एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें पहला पॉइंट है इसकी स्थापना के लिए न्यूनतम 200 करोड़ रुपए पूंजी की आवश्यकता होती है। पहले यह न्यूनतम सीमा 100 करोड़ रुपए था। दूसरा पॉइंट है लघु वित्त बैंक के प्रवर्तक अधिकांशतः छोटे एनबीएफसी होते हैं तथा उन्हें ही एसएफबी का लाइसेंस दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रवर्तक या प्रयोजक को कम से कम 40% स्वामित्व स्वयं के पास रखना होता है, जिसे उसे 12 वर्षों में घटाकर 40% से 26% करना होता है। चौथा पॉइंट है लघु वित्त बैंक जमा स्वीकार करने और उधार देने दोनों कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है लघु वित्त बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। छठा पॉइंट है लघु वित्त बैंक अन्य बैंकों की तरह सीआरआर और एसएलआर रिजर्व को रखते हैं। सातवां पॉइंट है लघु वित्त बैंक का उद्देश्य। तो इसमें ए पॉइंट है सीमांत
और लघु कृषकों को उधार देना, सीमांत और लघु कृषकों को उधार देना। बी पॉइंट है सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देना। 8वां पॉइंट है लघु वित्त बैंक को नीश बैंक भी कहा जाता है। लघु वित्त बैंक को नीश बैंक भी कहा जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों को आसानी से उधार देते हैं जिन्हें बैंक नहीं दे पाता। लघु वित्त बैंक को प्राथमिक क्षेत्र उधारी, लघु वित्त बैंक को प्राथमिक क्षेत्र उधारी यानी PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में न्यूनतम 75% उधार देना आवश्यक होता है। प्राथमिक क्षेत्र उधारी में शामिल होते हैं नंबर 1 कृषि यानी सीमांत और लघु किसान, नंबर 2 MSME, नंबर 3 आवास ऋण, नंबर 4 शिक्षा पर ऋण, नंबर 5 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए उधार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए उधार, नंबर 6 निर्यात ऋण और नंबर 7 है सामाजिक अवसंरचना पर ऋण जैसे स्कूल, कॉलेज इत्यादि। तो प्राथमिक क्षेत्र उधारी में शामिल होते हैं नंबर 1 कृषि यानी सीमांत और लघु किसान, दूसरा MSME, तीसरा आवास ऋण, चौथा शिक्षा पर ऋण, पांचवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए उधार, छठा निर्यात ऋण, सातवां सामाजिक अवसंरचना पर ऋण जैसे स्कूल, कॉलेज इत्यादि। अब 9वां पॉइंट है लघु वित्त बैंक अपने कुल उधारी का कम से कम 50% ऋण अधिकतम 25 लाख रुपए का देते हैं। 10वां पॉइंट है भारत में पहला लघु वित्त बैंक वर्ष 2016 में कैपिटल लघु वित्त बैंक के रूप में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय जालंधर में है। भारत में पहला लघु वित्त बैंक वर्ष 2016 में कैपिटल लघु वित्त बैंक के रूप में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय जालंधर में है। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी PT 2013-2023 में पूछा भी गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसमें पहला पॉइंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में किसानों को KCC के माध्यम से अल्पकालिक उधार देता है। इस प्रकार इस उधार का प्रयोजन कृषि उत्पादन से होता है, ना कि कृषि में संपत्ति के निर्माण से, जैसे ट्रैक्टर, भूमि खरीदना आदि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इसका 50% स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होता है, 15% स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता है, जबकि 35% स्वामित्व परियोजक बैंक के पास होता है। यह परियोजक बैंक कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो सकता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और निजी बैंक। गोवा और सिक्किम राज्य में कोई भी RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या, गोवा और सिक्किम राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 43 है। यह कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रत्यक्ष अल्पकालिक उधार देता है। अब हम देखते हैं नाबार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में
नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत किया गया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत किया गया है। यह एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई है। अब हम देखते हैं नाबार्ड की पूंजी। नाबार्ड की स्थापना 100 करोड़ रुपए पूंजी के साथ की गई। बाद में इसे बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए किया गया। वर्ष 2017 में नाबार्ड अधिनियम 1981 में संशोधन करके नाबार्ड की पूंजी को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में नाबार्ड की पूंजी 30,000 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं नाबार्ड का स्वामित्व। वर्तमान में नाबार्ड का 100% स्वामित्व सरकार के पास है। वर्ष 2017 से पहले नाबार्ड का स्वामित्व सरकार और आरबीआई दोनों के पास था, जिनमें सरकार का हिस्सा 99.6% था, जबकि आरबीआई का हिस्सा 0.4% था। वर्ष 2017 के बाद सरकार ने आरबीआई से उसका स्वामित्व को क्रय कर लिया। अब वर्तमान में नाबार्ड का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। नाबार्ड का मुख्य कार्य। नाबार्ड एक पुनर्गठित संस्था है जो प्रत्यक्ष उधारी नहीं देता, बल्कि उन बैंकों या वित्त संस्थानों को उधार देता है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास में किसानों को प्रत्यक्ष उधारी देते हैं। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक कोष स्थापित किया है, जिसे RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष कहा जाता है। इस कोष के माध्यम से नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अब हम देखते हैं गैर वाणिज्यिक बैंक। तो गैर वाणिज्यिक बैंक में एक का बैंक है जिसका नाम है सहकारी बैंक, जो कि PT 2020 और 21 में पूछा गया है। सहकारी बैंक गैर वाणिज्यिक बैंक है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होते हैं, इन्हें ग्रामीण सहकारी बैंक कहा जाता है। नंबर 2, शहरी सहकारी बैंक, जो शहरों में स्थापित होते हैं। सहकारी बैंक अपने जमाधारकों को सामान्य बैंक की अपेक्षा अधिक ब्याज देते हैं तथा उचित ब्याज पर उधार देते हैं। सहकारी बैंकों का विनियमन। वर्तमान में सभी सहकारी बैंकों का विनियमन 2 कानून के अंतर्गत होता है। नंबर 1, सहकारी बैंकिंग कानून 1965 यानी सहकारी बैंकिंग विनियमन और नियंत्रण कानून 1965, और दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन पहले केवल सरकारी बैंकिंग विनियमन कानून 1965 के तहत होता था, जबकि 1966 में संशोधन करके इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लाया गया। अब देखते हैं सहकारी बैंकों का वर्गीकरण। सहकारी बैंक के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक और दूसरा है शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक जो है ये उधार देने के आधार पर
इसे दो प्रकार से बांटते हैं, एक अल्पावधिक एक दीर्घावधिक। इसका जो उधार होता है वो अल्पावधिक और दीर्घावधिक होता है। अल्पावधिक मतलब 1 वर्ष से कम का उधार जो कि उत्पादन के लिए दिया जाता है और ये त्रिस्तरीय होता है। और जो दीर्घावधिक उधार है ये 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए दिया जाता है, ये संपत्ति निर्माण के लिए दिया जाता है। और दीर्घावधिक उधार 2 स्तरीय होता है। पहला है PCARDB, PCARDB और दूसरा है SCARDB। तो अल्पावधिक उधार जो कि त्रिस्तरीय होता है उसे चलिए देखते हैं। तो त्रिस्तरीय में पहला स्तर है राज्य सहकारी बैंक यानी SCB, दूसरा है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी DCCB और तीसरा है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति PACS। पहला त्रिस्तरीय में पहला है राज्य सहकारी बैंक SCB, दूसरा है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB और तीसरा है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति PACS। अब हम देखें शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक जो है ये 2 प्रकार से है, एक राज्य शहरी सहकारी बैंक यानी SUCB और दूसरा है बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक यानी MSUCB। राज्य शहरी सहकारी बैंक 2 प्रकार से, एक अनुसूचित और दूसरा गैर अनुसूचित। बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक भी 2 प्रकार से, एक अनुसूचित और दूसरा गैर अनुसूचित। सहकारी बैंक को 2 वर्गों में बांटा जाता है, नंबर 1 शहरी सहकारी बैंक और नंबर 2 ग्रामीण सहकारी बैंक। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक अपना उधार केवल कृषि क्षेत्र में देते हैं। यहाँ 2 प्रकार के उधार देते हैं, नंबर 1 अल्पावधिक उधार जो 1 वर्ष से कम समय के लिए दिया जाता है। यह उधार कृषि उत्पादन परियोजना के उद्देश्य से दिया जाता है। और दूसरा है दीर्घावधिक उधार, यह 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है। किसान इस उधार का प्रयोग संपत्ति निर्माण के लिए करता है, जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली क्रय करना अथवा भूमि क्रय करना इत्यादि। अब हम देखते हैं अल्पावधिक उधार। अल्पावधिक उधार देने वाले ग्रामीण सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना होती है। सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक यानी SCB होता है यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। यह नाबार्ड से वित्त प्राप्त करता है, जबकि यह उधार DCCB और PACS दोनों को दे सकता है। मतलब कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति PACS को दे सकता है। केंद्र में DCCB यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। यह केवल SCB से उधार ले सकता है यानी राज्य सहकारी बैंक से उधार ले सकता है, जबकि यह केवल PACS को उधार दे सकता है। सबसे निचले स्तर पर PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कार्य करता है। गांव में 10 या 10 से अधिक किसान स्वेच्छा से आपस में मिलकर PACS का निर्माण कर उसका पंजीकरण करवा सकते हैं। PACS, SCB और DCCB दोनों से उधार ले सकता है। ये PT 2020 में पूछा भी गया था। अब देखते हैं दीर्घावधिक उधार। ग्रामीण सहकारी बैंक दीर्घावधिक उधार के आधार पर द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है। सबसे निचले स्तर पर PCARDB होता है।
PCARDB का मतलब है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। यह कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति निर्माण के लिए दीर्घावधिक उधार देता है। यह कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति निर्माण के लिए दीर्घावधिक उधार देता है। इसे पहले भूमि विकास बैंक भी कहा जाता था। इसे पहले भूमि विकास बैंक भी कहा जाता था, जबकि उच्च स्तर पर SCARDB होता है, यानी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। यह नाबार्ड से वित्त प्राप्त करता है और यह PCARDB को वित्त उपलब्ध करवाता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 46 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 47 शहरी सहकारी बैंक। तो शहरी सहकारी बैंक क्या होते हैं? वह सहकारी बैंक जो अधिकांशतः शहरों और अर्ध शहरों में स्थापित होते हैं, शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 राज्य शहरी सहकारी बैंक और नंबर 2 बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक। यह गैर कृषि क्षेत्र में ही उधार देते हैं। जो शहरी सहकारी बैंक केवल एक ही राज्य में स्थित होते हैं, अर्थात उनकी शाखाएं एक ही राज्य तक सीमित होता है, राज्य शहरी सहकारी बैंक का पंजीकरण राज्य के सहकारी रजिस्ट्रार के अंतर्गत होता है। फिर से यह गैर कृषि क्षेत्र में उधार देते हैं। जो शहरी सहकारी बैंक केवल एक ही राज्य में स्थित होते हैं, अर्थात उनकी शाखाएं एक ही राज्य तक सीमित होता है, राज्य शहरी सहकारी बैंक का पंजीकरण राज्य के सहकारी रजिस्ट्रार के अंतर्गत होता है। जब कोई शहरी सहकारी बैंक एक से अधिक राज्य में स्थित होते हैं, तो इसे बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। जैसे पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी PMC बैंक। इनका पंजीकरण केंद्र के सहकारी रजिस्ट्रार के अंतर्गत होता है। अब हम देखते हैं शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन। 1965 तक शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन केवल सहकारी बैंकिंग विनियमन कानून 1965 के तहत होता था, जबकि 1966 में इनमें संशोधन करके शहरी सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत लाया गया। ये PT 2021 में पूछा गया है। 1965 तक शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन केवल सहकारी बैंकिंग विनियमन कानून 1965 के तहत होता था, जबकि 1966 में इनमें संशोधन करके शहरी सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत लाया गया। अब हम देखते हैं शहरी सहकारी बैंकों पर नियंत्रण। शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण होता है। एक तो शहरी सहकारी बैंकों पर एक प्रशासन और एक बैंकिंग। तो प्रशासन पर जो है वो BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होता है। शहरी सहकारी बैंकों का प्रशासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होता है। और जो बैंकिंग का काम है
शहरी सहकारी बैंकों का बैंकिंग का काम वो आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार इस पर दोहरा नियंत्रण होता है। शहरी सहकारी बैंक में प्रशासन का संचालन शहरी सहकारी बैंक में प्रशासन का संचालन और नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, जबकि इसके बैंकिंग कार्यप्रणाली का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ दोहरा नियंत्रण होता है। स्थानीय मंडल द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को संचालित नहीं किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा संचालित होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निदेशक सदस्यों से ही चुने जाते हैं। 2021 में पीएमसी घोटाले के बाद सरकार ने शहरी सहकारी बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को मजबूत करते हुए आरबीआई को अधिक अधिकार दिया। जैसे नंबर 1, आरबीआई गवर्नर आवश्यकता पड़ने पर बीओडी को भंग कर सकता है। नंबर 2, बीओडी में किसी सदस्य को अयोग्य पाने पर आरबीआई उसे पदमुक्त कर सकता है। और नंबर 3 है, अब शहरी सहकारी बैंक भी बाजार में शेयर और बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटा सकते हैं, किंतु इसमें आरबीआई गवर्नर की अनुमति आवश्यक होगा। चौथा पॉइंट है, आरबीआई गवर्नर समय समय पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए वैधानिक आकेंक्षक यानी स्टेटोरी ऑडिटर को नियुक्त कर सकता है। भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक उधार आज़ादी के बाद से अब तक यानी लगभग 2/3 वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 5%, शहरी बैंक द्वारा 28 से 30%। आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में ढांचागत सुधार करने के लिए एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2022 में सौंपी। आरबीआई द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस समिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा जाना चाहिए। आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में ढांचागत सुधार करने के लिए एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2022 में सौंपी। आरबीआई द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस समिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा जाना चाहिए। नंबर 1, श्रेणी 1 में 100 करोड़ पूंजी वाले शहरी सहकारी बैंक होंगे। श्रेणी 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़ वाले। श्रेणी 3 में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ वाले। और श्रेणी 4 में 10,000 करोड़ से ऊपर पूंजी वाले शहरी सहकारी बैंक होंगे। समिति ने यह सुझाव दिया कि श्रेणी 3 सहकारी बैंक यानी CAR कैपिटल एडुकेसी रेशियो पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 15% या उससे अधिक कर दें तो उन्हें लघु वित्त बैंक में बदला जा सकता है। समिति ने यह सुझाव दिया कि श्रेणी 3 सहकारी बैंक CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 15% या उससे अधिक कर दें तो उन्हें लघु वित्त बैंक में बदला जा सकता है। समिति ने यह सुझाव दिया कि श्रेणी 4 के शहरी सहकारी बैंक यदि अपने CAR को 9% या उससे अधिक कर दें तो उन्हें यूनिवर्सल बैंक में बदला जा सकता है। समिति ने यह सुझाव दिया कि श्रेणी 4 के शहरी सहकारी बैंक
यदि अपने CAR को 9% या उससे अधिक कर दें तो उन्हें यूनिवर्सल बैंक में बदला जा सकता है। समिति ने यह सुझाव दिया कि उपर्युक्त चारों श्रेणी पर शहरी सहकारी बैंकों के नियंत्रण के लिए एक 300 करोड़ के एक अम्ब्रेला संगठन का गठन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं GSIB और DSIB। GSIB का मतलब है ग्लोबल सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, ग्लोबल सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक। DSIB का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक। GSIB और DSIB को टू बिग टू फेल बैंक कहा जाता है। GSIB और DSIB को टू बिग टू फेल बैंक कहा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में ये बैंक इतने बड़े होते हैं कि इनके असफल होने पर पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावी होती है, साथ ही उसका प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। GSIB को 2011 में शुरू किया गया, जिसमें विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था के बड़े और महत्वपूर्ण बैंकों को शामिल किया जाता है। इस सूची को वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSD फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इन बैंकों की पहचान BCBS यानी बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं DSIB। इसे भी टू बिग टू फेल बैंक कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई। DSIB की पहचान RBI द्वारा किया जाता है। इसमें उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी पूंजी देश के GDP के 2% से अधिक हो। वर्तमान में DSIB में 3 बैंक शामिल हैं। नंबर 1 SBI, नंबर 2 ICICI और नंबर 3 है HDFC। वर्तमान में DSIB में 3 बैंक शामिल हैं। नंबर 1 SBI, नंबर 2 ICICI और नंबर 3 है HDFC। नियो बैंक। नियो बैंक वह बैंक होता है जो भौतिक रूप में स्थित नहीं होता, यह केवल ऑनलाइन रूप से उपस्थित होता है। इसकी केवल ऑनलाइन उपस्थिति के कारण यह अलग से संचालित नहीं होता, बल्कि छोटे वाणिज्यिक बैंकों से समझौता करके यह कार्य करता है। यह अन्य बैंकों की तरह जमा स्वीकार करता है, उधार देता है तथा अन्य सभी बैंक गतिविधि जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड का ऑनलाइन विक्रय करता है। अब देखते हैं नियो बैंक के लाभ। नियो बैंक के लाभ में पहला पॉइंट है, यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। दूसरा पॉइंट है, इसकी ऑनलाइन उपस्थिति इसके परिचालन लागत को कम कर देता है। नंबर 3, यह बैंक ऑनलाइन होने के कारण लेन देन को आसान और बाधा रहित बनाता है। यह बैंक ऑनलाइन होने के कारण लेन देन को आसान और बाधा रहित बनाता है। नंबर 4 है, अन्य बैंक की तुलना में यह अपने जमा पर अधिक ब्याज देता है। अब देखते हैं नियो बैंक की चुनौती। तो नियो बैंक की चुनौती में है साइबर क्राइम का खतरा। अब हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र उधारी यानी PSEL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र उधारी, जो कि PT 2013-2023 में पूछा गया था।
प्राथमिक क्षेत्र उधारी को आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को, भुगतान बैंक को छोड़कर, यह अनिवार्य किया है कि वे अपने कुल उधारी, यानी कुल उधारी मतलब ANBC एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का न्यूनतम 40% PSL में उधार देंगे। यह अनिवार्य किया है कि वे अपने कुल उधारी का न्यूनतम 40% PSL में उधार देंगे। जबकि 3 बैंक RRB, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक के लिए यह न्यूनतम सीमा 75% है। प्राथमिक क्षेत्र उधारी में शामिल होते हैं नंबर 1 कृषि यानी सीमांत और लघु किसान 18%, दूसरा MSME, तीसरा आवास ऋण, चौथा निर्यात ऋण, पांचवा शिक्षा ऋण, छठा सामाजिक अवसंरचना, सातवां नवीकरणीय ऊर्जा, आठवां स्टार्टअप को 2020 में शामिल किया गया और नौवां है अन्य। अब हम देखते हैं PSLC यानी PSL सर्टिफिकेट, प्राथमिक क्षेत्र उधारी प्रमाण पत्र। तो PSLC की शुरुआत RBI द्वारा वर्ष 2016 में किया गया। PSLC को उस बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिसने अपने PSL लक्ष्य को न्यूनतम सीमा से अधिक प्राप्त किया हो, जबकि इसका क्रय वह बैंक करता है जो अपने PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका हो। PSLC की वैधता 1 वर्ष के लिए होती है। PSLC को 25 लाख या उसके गुणक में जारी किया जाता है। जारी करने वाला बैंक बदले में ब्याज या कमीशन प्राप्त करता है। वर्तमान में 4 प्रकार के PSLC उपलब्ध हैं। नंबर 1 है PSLC कृषि, नंबर 2 PSLC सीमांत किसान, नंबर 3 PSLC सूक्ष्म उद्योग और नंबर 4 है PSLC सामान्य। अब हम देखते हैं AIFI मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। तो इनमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला है विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है PD यानी प्राइमरी डीलर यानी प्राथमिक डीलर, तीसरा है NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 47 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 48 प्राथमिक डीलर, इसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया। इसे पंजीकरण या लाइसेंस RBI द्वारा दिया जाता है। यह सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है। यह RBI से सरकारी प्रतिभूति का क्रय करता है और उसे अन्य को विक्रय करता है। इस प्रकार यह सरकारी प्रतिभूति के क्रय विक्रय का एक बाजार स्थापित करता है। वर्तमान में भारत में 21 प्राथमिक डीलर हैं। अब हम देखते हैं विकास बैंक। भारत में विकास बैंक की शुरुआत 1948 में हुई, जब भारत में
विकास बैंक के रूप में पहली बार IFCI की स्थापना की गई। विकास बैंक वे बैंक होते हैं जो प्रत्यक्षता RBI के नियंत्रण में होते हैं। ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कृषि का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास और देश में आधारभूत संरचना का विकास इत्यादि। तो विकास बैंक वे बैंक होते हैं जो प्रत्यक्षता RBI के नियंत्रण में होते हैं। ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कृषि का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास और देश में आधारभूत संरचना का विकास इत्यादि। अब हम देखते हैं भारत में विकास बैंक। तो भारत में विकास बैंक में पहले तो हम देखें, ये वैधानिक बैंक होते हैं क्योंकि इनकी स्थापना संसद में पारित विशेष अधिनियम के तहत होता है। ये सांविधिक संस्था नहीं होते हैं। विकास बैंक में ही एक पॉइंट और है, ये वैधानिक बैंक होते हैं क्योंकि इनकी स्थापना संसद में पारित विशेष अधिनियम के तहत होता है। ये सांविधिक संस्था नहीं होते हैं। अब हम देखें भारत में विकास बैंक। तो भारत में विकास बैंक में पहला बैंक है IFCI, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। दूसरा है एग्जिम बैंक, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुआ। तीसरा है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ। चौथा है NHB, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। पांचवा है SIDBI, जिसकी स्थापना 1990 में हुई। छठा है मुद्रा बैंक, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। और सातवां है DFI, जिसकी स्थापना 2022 में हुआ। अब हम देखते हैं IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना 1948 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका कार्य है, यह भारत में स्थापित सबसे पहला विकास बैंक है। यह उद्योगों में मध्यम और दीर्घकालिक उधार देता है। यह उद्योगों में मध्यम और दीर्घकालिक उधार देता है। अब हम देखते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी निर्यात आयात बैंक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुआ। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसका कार्य है, यह आयातकों और निर्यातकों को ऋण की सुविधा देता है। यह आयातकों और निर्यातकों को ऋण की सुविधा देता है। अब हम देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ। बाकी इसके बारे में हमने पीछे देख लिया है। उसके बाद आता है NHB। NHB का फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक। इसकी स्थापना 1988 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सूचकांक जारी करता है रेसिडेक्स। ये एक सूचकांक जारी करता है जिसका नाम है रेसिडेक्स। रेसिडेक्स यानी RESIDEX। RESIDEX रेसिडेक्स तिमाही आधार पर जारी करता है। इसका स्वामित्व की बात करें तो सरकार का 100% स्वामित्व है।
2019 से पहले आरबीआई के पास स्वामित्व था, लेकिन अब 100% स्वामित्व सरकार का है। इसका कार्य है आवासीय क्षेत्र में पुनर्गठित का कार्य करता है। आवासीय क्षेत्र में पुनर्गठित का कार्य करता है। अब हम देखते हैं सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में हुआ। इसकी स्थापना 1990 में हुआ और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। शुरुआत में यह आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक सहायक बैंक था। शुरुआत में यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक सहायक बैंक था। बाद में सरकार द्वारा इसे एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। कार्य में है यह एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराता है। यह एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराता है। अब हम देखते हैं एमएसएमई। एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसकी नई परिभाषा निवेश और टर्नओवर पर आधारित है। इसकी नई परिभाषा निवेश और टर्नओवर पर आधारित है। सूक्ष्म एमएसएमई वो होगा जिसमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ का होगा और अधिकतम सीमा 5 करोड़ की होगी। लघु एमएसएमई वे होंगे जिनमें अधिकतम निवेश 10 करोड़ का होगा और अधिकतम सीमा 50 करोड़ का होगा। मध्यम एमएसएमई वे होंगे जिसमें अधिकतम निवेश 50 करोड़ का और अधिकतम सीमा 250 करोड़ का। अब हम अगला देखते हैं मुद्रा बैंक, जो कि पीटी 2015 में पूछा भी गया है। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। शुरुआत बात करें इसकी शुरुआत की, इसे वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शुरू किया गया। इसे वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शुरू किया गया। यह एक पुनर्वित्त संस्था है। यह एक पुनर्वित्त संस्था है जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक को पुनर्वित्त करता है। जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक को पुनर्वित्त करता है। जो मुद्रा लोन देते हैं। जो मुद्रा लोन देते हैं। मुद्रा लोन असंगठित क्षेत्र में दिया जाता है। मुद्रा लोन असंगठित क्षेत्र में दिया जाता है। यह लोन बिना गारंटी का होता है। यह लोन बिना गारंटी का होता है। यह लोन पहले से स्थापित सूक्ष्म उद्योगों को लोन देता है। यह लोन पहले से स्थापित सूक्ष्म उद्योगों को लोन देता है। मुद्रा लोन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 शिशु, नंबर 2 किशोर और नंबर 3 है तरुण। शिशु में होता है 50,000 तक का ऋण। किशोर में होता है 50,000 से 5 लाख तक का ऋण और तरुण में होता है 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण। अब हम देखते हैं DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट विकास वित्त संस्था। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट विकास वित्त संस्था। आधारभूत संरचना की बात करें तो आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं होते हैं। आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं होते हैं जो आधार या प्लेटफॉर्म देते हैं। जो आधार या प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पर उत्पादन के चारों कारक मिलकर वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। फिर से बात करें कि आधारभूत संरचना क्या होता है, तो आधारभूत संरचना वे सहायक सेवाएं होते हैं जो आधार या प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पर उत्पादन के चारों कारक मिलकर
वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। आधारभूत संरचना में शामिल होते हैं सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, कच्चा तेल, विद्युत, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। आधारभूत संरचना की दो प्रमुख विशेषता होती है। नंबर 1, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड यानी लंबी निर्माण प्रक्रिया, अर्थात आधारभूत संरचना के निर्माण में लंबा समय लगता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, लंबी निर्माण प्रक्रिया अर्थात आधारभूत संरचना के निर्माण में लंबा समय लगता है। दूसरा है हाई सनकन कॉस्ट। हाई सनकन कॉस्ट यानी उच्च डूब लागत। उच्च डूब लागत, इसका अर्थ है कि जब तक परियोजना निर्माण होकर शुरू नहीं हो जाता, इसका अर्थ है कि जब तक परियोजना निर्माण होकर शुरू नहीं हो जाता, तब तक उस परियोजना से कोई भी लाभ नहीं मिलता और उसमें निवेश सारा धन डूबा हुआ माना जाता है। बैंक निम्न दो कारणों से आधारभूत संरचना क्षेत्र में उधार देने के लिए अधिक उत्सुक नहीं होता है। बैंक निम्न दो कारणों से आधारभूत संरचना क्षेत्र में उधार देने के लिए अधिक उत्सुक नहीं होता है। नंबर 1, इसकी निर्माण प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें उच्च डूब लागत होता है। बैंक यहाँ दीर्घकालिक उधार देता है। नंबर 2 है बैंक में एएलएम की समस्या। बैंक में एएलएम की समस्या। एएलएम क्या है? एसेट लायबिलिटी मिसमैच। एसेट लायबिलिटी मिसमैच यानी संपत्ति देयता असंतुलन। संपत्ति देयता असंतुलन। बैंक जमा स्वीकार करता है और उसी जमा को वह उधार के रूप में देता है। बैंक के लिए जमा देता होता है, जबकि उधार परिसंपत्ति होता है। सामान्यतः बैंक में जमाधारक अल्पकाल के लिए जमा करते हैं, जबकि बैंक अपना अधिकांश उधार दीर्घकालिक देता है। इससे बैंक में संपत्ति देयता असंतुलन यानी एएलएम की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आधारभूत संरचना में बैंक द्वारा अधिक उधार न दिए जाने के कारण इस क्षेत्र में हमेशा वित्त का अभाव रहता है। वर्तमान सरकार आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ाने तथा यहाँ दीर्घकालिक उधार उपलब्ध कराकर बैंकों के एएलएम की समस्या को दूर करने के लिए डीएफआई की स्थापना पर जोर दे रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में देश में डीएफआई की स्थापना की घोषणा की गई। डीएफआई की स्थापना से संबंधित वर्ष 2021 में संसद में एक बिल लाया गया, NABFID बिल 2021। NABFID बिल 2021 नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो वर्ष 2022 में पारित होकर के NABFID एक्ट 2021 हो गया। इस अधिनियम के आधार पर ही वर्ष 2022 में DFI की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विकास वित्त संस्था। इसकी स्थापना 2022 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बिल किस बिल के तहत हुआ? तो NABFID बिल 2021 के तहत। यह एक वैधानिक संस्था है।
संवैधानिक नहीं है। इसमें पूंजी 1,00,000 करोड़ रुपए यानी शुरुआती पूंजी 20,000 करोड़ रुपए, जिसे अगले 5 वर्ष में बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। स्वामित्व की बात करें तो 100% सरकार का स्वामित्व होगा, जिसे सरकार अगले कुछ वर्षों में कम करके 26% करेगी, जिसे सरकार अगले कुछ वर्षों में कम करके 26% करेगी, यानी 74% हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचा जाएगा। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं केवी कामथ। यह विदेशी बाजार में बॉन्ड जारी करके 3,00,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगी। यह विदेशी बाजार में बॉन्ड जारी करके 3,00,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगी, जिसका प्रयोग आधारभूत संरचना में दीर्घकालिक उधार देने में किया जाएगा। DFI पुनर्वित्त का कार्य करेगा। यह उन वाणिज्यिक बैंकों या NBFC को पुनर्वित्त करेगा जो आधारभूत संरचना क्षेत्र में दीर्घकालिक उधार देंगे। तो हम देखते हैं DFI का उद्देश्य। तो DFI के उद्देश्य में पहला पॉइंट है आधारभूत संरचना में वित्त की उपलब्धता बढ़ेगी। आधारभूत संरचना में वित्त की उपलब्धता बढ़ेगी। नंबर 2, देश में मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। देश में मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। और नंबर 3 है बैंकों में ALM की समस्या दूर होगी। बैंकों में ALM की समस्या दूर होगी। अब हम देखते हैं AIFI में 3 चीज़ें थी। एक था विकास बैंक, एक था प्राथमिक डीलर और एक था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या निगम। तो अब हम देखते हैं NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि PT 2010 में पूछा गया था, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या निगम। NBFC कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वह कंपनी होती है जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। अर्थात बैंकों की तरह NBFC भी जमा स्वीकार करते हैं और उधार देते हैं, किंतु ये बैंक नहीं होते हैं। इन्हें प्रतिछाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग कहा जाता है। अब देखते हैं बैंक और NBFC में अंतर। नंबर 1 है सभी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 से संचालित होते हैं, जबकि NBFC इस अधिनियम से बाहर होते हैं। NBFC कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 में पंजीकृत होते हैं। NBFC कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 में पंजीकृत होते हैं। दूसरा पॉइंट है सभी बैंक मांग जमा और सावधि जमा दोनों स्वीकार करते हैं, जबकि NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं करते हैं, केवल सावधि जमा स्वीकार करते हैं। तीसरा पॉइंट है सभी बैंकों के जमा पर DICGC अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा देता है, जबकि NBFC के जमा पर DICGC कोई बीमा नहीं देता है। चौथा पॉइंट है बैंक केवल सरकारी प्रतिभूति में निवेश करते हैं, जबकि NBFC सरकारी और निजी दोनों प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। बैंक केवल सरकारी प्रतिभूति में निवेश करते हैं, जबकि NBFC सरकारी और निजी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 48 यहीं पे समाप्त होता है।